एनआरसी के मुद्दे पर क्या सरकार 40 लाख नागरिकों को देश से बाहर करेगी? सर प्लीज बताइए। किसी भी नागरिक के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। केवल विदेशी और घुसपैठियों को ही देश से बाहर निकाला जाएगा। सरकार इसकी जांच कर रही है। प्लीज मैम, क्या आप मुझे बताएंगे कि सरकार की शिक्षा नीति में नया रूप देने पर क्या होगा? सर प्लीज बताइए। आज विपक्ष वाले पक्ष से कई तरह के सवाल पूछे सर वन क्वेश्चन प्लीज। इसके लिए नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जाएगा। मैम वन क्वेश्चन प्लीज। नो क्वेश्चन प्लीज। मैम वन क्वेश्चन प्लीज। प्लीज सर मैम वन क्वेश्चन प्लीज। प्लीज मैम वन क्वेश्चन प्लीज। मैम वन क्वेश्चन प्लीज। मैम वन क्वेश्चन प्लीज। बोलते रहो माइक मैम वन क्वेश्चन प्लीज। सर बताएंगे कि सरकार की शिक्षा नीति का क्या है? इसके कार्यवाही के बाद आपको बता दिया जाएगा। सर एक क्वेश्चन प्लीज सर प्लीज। थैंक यू। वन क्वेश्चन प्लीज। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सभी सांसद अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपने सभी सभासदों व बाहर से आए हुए अतिथिगणों का इस सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और इसी के साथ आज की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। महोदया, कुमारी प्रिया जो करनाल लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, आप शपथ ग्रहण करेंगी। कुमारी प्रिया। महोदया जी, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? हिंदी भाषा में। मैं प्रिया जो करनाल क्षेत्र से युवा संसद की लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके प्रति श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। महोदया, कुमारी सोनिया जो कि लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, आप शपथ ग्रहण करेंगी। कुमारी सोनिया। आप शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञा लेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करना चाहूँ। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूँ। अहम सोनिया या लखनऊ क्षेत्रात युवा सांसदस्य लोकसभा सदस्य रूपेण
निर्वाचिता अभवम्। अहम् ईश्वरेण शपामि यत् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धां निष्ठां च स्थापयिष्यामि एवं यत् पदम् अहं ग्रहणं करिष्यामि तस्य कर्तव्यानां निर्वहनं श्रद्धापूर्वकं करिष्यामि। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, क्योंकि हम 2 मास के बाद मिल रहे हैं, मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री LP शाही, जो 98 वर्ष के थे और सदन के माननीय नेता थे, के निधन की सूचना दूं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने श्रमिकों के कल्याण तथा दलित लोगों के उत्थान के लिए अपना समय और शक्ति लगाई। वे सदन के जागरूक व सक्रिय सदस्य थे। श्री LP शाही, जिनकी मृत्यु पर सभा ने शोक व्यक्त किया है, वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। वे अंतिम क्षणों तक हमारे साथ रहे हैं। वे देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मेरी परमपिता परमात्मा से यह विनती है कि वो इस दिव्यांगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देकर समस्त देशवासियों को इस दुखद घड़ी को धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति प्रदान करें। महोदया जी, मैं आपके और सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को एवं पूरे विपक्ष को संयोजित करती हूँ। श्री LP शाही के साथ काम करने का मेरा सौभाग्य था। उनके चले जाने के बाद एक अच्छे इंसान, राजनेता, देशभक्त की जो जगह खाली हुई है उसे भर पाना कठिन है। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संपूर्ण देश के लिए कल्याण का कार्य किया था। मैं संपूर्ण विपक्ष की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार के लिए गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। सभी सदस्यगण खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण करें। महासचिव जी, शोकाकुल परिवार को शोक संदेश भेजते। जी मैडम। प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का सदन में परिचय कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने नए मंत्रियों का परिचय कराती हूँ। आप हैं कुमारी काजल, विदेश मंत्री। आप हैं कुमारी अनु, वित्त मंत्री। धन्यवाद। सम्मानित सभासदों, क्योंकि हम
मुझे घोषणा करनी है कि चीन के महामहिम शी जिनपिंग जी एक शिष्टमंडल के साथ 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनकी यात्रा सुखद हो और भारत व चीन के पुराने समय से ही मित्रता के संबंध रहे हैं और हम कामना करते हैं कि ये मित्रता के संबंध ऐसे ही बरकरार रहें तथा एक दूसरे के सहयोगी बने। हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। आज की कार्रवाई का अगला मत प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 201 कुमारी पायल जी। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि भारत के कुछ राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल में 1971 के बाद मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ मानी जाती है। सरकार इसके खिलाफ क्या कदम उठा रही है? असम के 25 जिलों में से 14 जिलों में 17% से ज्यादा वृद्धि देखी गई है। इनमें से 9 जिले मुस्लिम बहुल हैं। इन बांग्लादेशियों की वजह से लोगों के संसाधन प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही लोगों के व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके लिए सरकार इस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उचित कदम उठा रही है? गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि इसके लिए सरकार ने 1951 में पूर्वी पाकिस्तान से भारत में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए पहली बार जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाया था, दोबारा 2015 में एनआरसी पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसकी अंतिम सूची 31 दिसंबर 2018 तक आ जाएगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 202 कुमारी रजनी जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि असम में सरकार ने एनआरसी का मसौदा क्यों जारी किया, जबकि इसमें अभी लगभग 40 लाख लोगों की पहचान बाकी है। सरकार द्वारा यहाँ नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार ने यहाँ एनआरसी का मसौदा जारी तो किया, लेकिन इसके कारण बहुत सारे नागरिक अवैध माने जा रहे हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से यह भी पूछना चाहती हूँ कि सरकार जब कोई कदम उठाता है, क्या वह लोगों की तरफ सोचता है? इसके विषय में सरकार का क्या जवाब है? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया जी, विपक्ष द्वारा लगाया गया यह आरोप पूरी तरह से गलत है। एनआरसी मसौदा पूरी तरह से निष्पक्ष है। यह आखिरी मसौदा नहीं है। जिसका नाम इसमें शामिल नहीं है, उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने का उचित अवसर दिया जाएगा। सूची से बाहर रह गया व्यक्ति विदेशी न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटा सकता है। 3.29 करोड़ लोगों के नाम दर्ज करवाने के आवेदन हुए थे। उनमें से करीब 2.90 करोड़ लोगों को भारतीय नागरिकता की सूची में शामिल कर लिया गया है। मैडम स्पीकर जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यह सूची सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस कार्य में राज्य के 55,000 कर्मचारियों को लगाया गया है। भारत में विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया गया यही सही कदम है। धन्यवाद। जी अब अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह पूछना चाहती हूँ कि अभी तक लगभग 40 लाख नागरिकों की पहचान बाकी है, उनका क्या होगा? सरकार उन 40 लाख नागरिकों के लिए क्या कर रही है? प्लीज मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, सरकार ने
संबंध में क्या कोई पूरक प्रश्न है? जी आप। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा रिपोर्ट की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। क्या तब तक वो नागरिक अवैध ही रहेंगे या घुसपैठिया माने जाएंगे? इस पर सरकार का क्या जवाब है? आप शांत रहिए प्लीज। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी और जल्दी ही इनके लिए यथासंभव कार्यवाही भी की जाएगी। प्लीज। प्रश्न संख्या 203 कुमारी ज्योति जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि फ्रांस से 2012 में जब राफेल डील हो रही थी तब केवल एक लड़ाकू विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए दी जा रही थी, परंतु वर्तमान सरकार उसी लड़ाकू विमान की कीमत 1640 करोड़ रुपए दे रही है। पिछले और वर्तमान मूल्यों में इतना अंतर कैसे? सरकार इसका जवाब दे। साथ ही साथ सरकार ने यह कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से लेकर एक निजी कंपनी को सौंप दिया है, जबकि यह कंपनी केवल 12 दिन पहले ही रजिस्टर्ड हुई थी। क्या इस कंपनी के पास विमान बनाने का कोई अनुभव है? पिछली सरकार 126 विमानों के लिए 58,000 करोड़ रुपए दे रही थी, परंतु वर्तमान सरकार केवल 36 विमानों के लिए 58,000 करोड़ रुपए दे रही है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ इतना खिलवाड़ कैसे? सरकार इसका जवाब दे, साथ ही साथ इसका सही मूल्य भी बताएं। प्लीज आप सब शांत रहिए। रक्षा मंत्री जी। Madam Speaker, the members of the Parliament are demanding to disclose Rafale deal details, including for aircraft price. Several questions were raised on the pricing of the combat aircraft. As per Article 10 of Inter-Government Agreement between Government of India and Government of France on the purchase of the Rafale aircraft, the protection of the classified information and material exchanged under IGA is governed by the provisions of the security agreement signed between the two nations in 2008. Major controversy over the cost of the deal prompted questions in Parliament, but I cannot disclose Rafale deal details due to secrecy pact with France and pricing also cannot be shared. Thank you. प्लीज। प्रश्न संख्या 204 कुमारी मंजू जी। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि वर्तमान सरकार में गौ रक्षा को लेकर मॉब लिंचिंग की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या वर्तमान सरकार केवल विशेष धर्म की रक्षक है? और यह भी बताएं कि इसके शिकार ज्यादातर मुस्लिम नागरिकों को ही क्यों बनाया जा रहा है? राजस्थान के अलवर, यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम नागरिकों की मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या कर दी गई और मॉब लिंचिंग के 2014 से मार्च 2018 तक 9 राज्यों में कुल 46 मामलों में 45 लोगों की जानें गई। लगभग 200 से अधिक गिरफ्तार किए गए। सरकार इस पर रोक लगाने के लिए क्या कर रही है? प्लीज प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, पर विपक्ष का यह आरोप सरासर गलत है कि वर्तमान सरकार विशेष धर्म पर आधारित है या वर्तमान सरकार विशेष धर्म को अनुरक्षण दे रही है या गोरक्षा को लेकर ही, मॉब लिंचिंग को लेकर ही घटनाएं हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहती हूँ कि देश भर से अपराध के आंकड़ों को इकट्ठा करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ऐसी घटनाओं के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता है और
सरकार राज्यों के सभी जिलों में नोडल अधिकारी तैनात करने की योजना शुरू करेगी। महोदया जी, मैं सदन को यह भी बता देना चाहती हूँ कि इसके मौलिक सदस्य कानूनी मामले, सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग के सचिव होंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 205 कुमारी प्रियम जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बुलगाना जिले में किसानों के एक समूह ने कोई पत्र दिया है जिसमें आत्महत्या करने की अनुमति मांगी गई है। महोदया जी, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? किसानों की ऐसी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? क्या सरकार ने इन कारकों से निपटने हेतु कोई कदम उठाए हैं? सरकार इसका जवाब दे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार किसानों के एक समूह ने मुख्य रूप से यह मांग करते हुए कि उनकी भूमि जिसका अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार किया गया था कि क्षतिपूर्ति की गणना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार की जानी चाहिए। उनके चल रहे आंदोलन के एक भाग के रूप में सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगे जाने के संबंध में दिनांक 10 मार्च 2017 को सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट खामगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के लिए कृषि के लिए बजट 1,21,082 करोड़ रुपए था। वर्ष 2014 से 19 के दौरान आवंटन 74.5% तक बढ़ाकर 2,11,694 करोड़ रुपए किया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि लंबे समय से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने तथा दिसंबर 2018 तक 7.6 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का दीर्घावधि सिंचाई कोष सृजित किया जाना है और कुल निवेश 80,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय जी, जल उपयोग क्षमता के लिए सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए 5,000 करोड़ रुपए, डेयरी अवसंरचना विकास कोष के लिए 10,881 करोड़ रुपए, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के लिए 2,450 करोड़ रुपए, कृषि विपणन अवसंरचना विकास कोष के लिए 2,000 करोड़ रुपए, किसानों के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडी से एक नवीन मंडी प्रक्रिया भी आरंभ की गई है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 206 कुमारी प्रियम जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में लगभग 44 लाख बाल मजदूर हैं और इनमें से
लगभग 43.53 लाख कार्य करने वाले बच्चे थे। बाल श्रम अधिनियम जो 1986 के तहत कतिपय व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको रोजगार करने की मनाही है। महोदय जी, जो केंद्रीय सरकार है वह केंद्रीय सरकार प्रतिष्ठानों, रेलवे, बड़े पत्तनों और अन्य तेल क्षेत्रों के संबंध में अधिनियम के प्रवर्तन के लिए समुचित प्रयासरत सरकार है और अन्य समस्त मामलों में राज्य सरकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु समुचित सरकार है। महोदय जी, समुचित सरकार अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ निरीक्षकों को नियुक्त कर सकती है। धन्यवाद। अभी प्रश्नकाल समाप्त होता है। प्लीज और नहीं, प्रश्नकाल का समय समाप्त होता है। अभी शून्यकाल आरंभ होता है। कुमारी सोनम जी अपना मुद्दा उठाएं। धन्यवाद महोदय जी। मैं आपके माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या देश में 15 से 24 आयु वर्ग के 20% या 4.7 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और दलितों में 15 से 29 आयु वर्ग के 18% लोग बेरोजगार हैं? यदि हाँ, तो सरकार इसका ब्यौरा दे। शांत रहिए। श्रम और रोजगार मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार लगभग 23.2 करोड़ व्यक्ति या देश की कुल जनसंख्या का 19.4% जो 15 से 24 वर्ष के आयु समूह में लगभग युवा थे। महोदय जी, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान जो किए गए श्रम बल सर्वेक्षण हैं उनके अनुसार उनके दौरान जो 15 से 24 वर्ष के बीच आयु समूह में जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके बीच अनुमानित संख्या 0.05 करोड़ थी। और महोदय जी, इसी अवधि के दौरान 15 से 24 वर्ष के आयु समूह में जो युवा हैं, उनके बीच बेरोजगारी दरें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में क्रमशः 2.05% और 1.48% अनुमानित थी। धन्यवाद। कुमारी अंजलि जी अपना मुद्दा उठाएं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी है। सरकार इसके बारे में बताए और इसका जवाब दे। प्लीज प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार ने 4 अक्टूबर 2017 से पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की दर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क को कम कर दिया है, जिससे कि किसानों और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा सकती है। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरे वित्तीय वर्ष में लगभग 26,000 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। धन्यवाद। कुमारी काजल जी अपना मुद्दा उठाएं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि विशाखापट्टनम से जो खाद से भरी हुई बोगियां उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई थी, वे बोगियां उत्तर प्रदेश में 3.5 वर्ष
अध्यक्ष महोदय जी, इसका रेल मंत्री जी के पास क्या जवाब है? आप शांत रहिए। रेल मंत्री जी, मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि तकनीकी कमी आने के कारण बीच में बोगियों को रोका गया था और उनमें से केवल एक बोगी ट्रैक से हटने की वजह से छूट गई थी। अब इसकी जांच चल रही है। प्लीज। कुमारी रितु जी, अपना मुद्दा उठाएं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों तथा फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट को अब अपने यूजर का डाटा भारत में ही सुरक्षित रखने पर बातें क्यों कर रही है? इसका जवाब दीजिए। आप अभी शांत रहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि सरकार मसौदे के तहत कंपनी कानून में भी किसी तरह का संशोधन कर सकती है। धन्यवाद। कुमारी शबाना जी, अपना मुद्दा उठाएं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि वे देश में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? प्लीज। मानव संसाधन विकास मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार अखिल भारतीय आधार पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कार्यान्वित कर रही है, जिससे आकांक्षी युवाओं को प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए अल्पकालिक प्रशिक्षण RPL कर सकते हैं। इस योजना के 2 घटक CSCM और NSDC द्वारा भी कार्यान्वित किया जा रहा है। CSCM PMKVY 2016 से 2020 के तहत 10 जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार STT RPL और विशेष परियोजना के तहत लगभग 31.13 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए गए हैं या प्रशिक्षण पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 27 राज्यों में 1080 प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए कौशल विकास योजना प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। धन्यवाद। अभी शून्यकाल का समय समाप्त होता है। प्लीज और नहीं, शून्यकाल का समय समाप्त होता है। आगे की कार्रवाई में कुमारी अंजलि जी अपना प्रस्ताव पेश करें। कुमारी अंजलि जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कृपया करके हमें कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति प्रदान करें। हाल ही में हुए राफेल सौदे में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें एक लड़ाकू विमान की कीमत पिछली सरकार में केवल 526 करोड़ रुपए थी और उसी लड़ाकू विमान की कीमत वर्तमान सरकार में 1640 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ है।
कृपया करके इस विषय पर वोटिंग करवाई जाए। प्लीज जो सदस्य कार्य स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में हैं, प्लीज अपनी सीट पर खड़े हों। प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। यह सरकार जन विरोधी सरकार है। प्लीज आप सभी शांत रहिए। प्लीज यह भ्रष्टाचारी सरकार प्लीज सदन की कार्रवाई करने के लिए प्लीज आप सभी शांत रहिए। यह तानाशाही सरकार है। प्लीज आप सभी शांत रहिए। यह सरकार बदलनी है। प्लीज आप सभी शांत रहिए। प्लीज आज की कार्रवाई का अगला मत विशेषाधिकार हनन संबंधी प्रस्ताव कुमारी प्रीति जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जब मैं संसद की कार्रवाई में आ रही थी तो करनाल बाईपास पर दिल्ली में दो पत्रकारों ने तरह तरह के सवाल पूछकर मेरा समय बर्बाद किया और मुझे नुकसान भी पहुंचाया। मैं अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि दोषी पत्रकारों के विरुद्ध जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। कुमारी प्रीति जी, आपने इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया है। पहले आप नोटिस दें, मैं विचार करूंगी। अब आप यह मुद्दा नहीं उठा सकती। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने आज सुबह नोटिस दे दिया है। कुमारी प्रीति जी, मैं आपकी शिकायत को विशेषाधिकार हनन संबंधी को सौंप दूंगी। छानबीन के बाद जो निर्णय होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी सभा पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखे जाएंगे। माननीय कानून मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आपराधिक कानून अध्यादेश की जगह नए आपराधिक कानून संशोधन 2018 जिसमें 12 साल की कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को सजा का प्रावधान संबंधी अधिसूचना को सदन पटल पर रखता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से भ्रष्टाचार विरोधी संशोधन अधिनियम 1988 की जगह भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम संशोधन 2018 जिसके तहत रिश्वत लेने और देने वाले पर कार्यवाही की जाएगी को सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। अब विधायी कार्य शुरू होता है। माननीय कानून मंत्री जी विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे। माननीय कानून मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 2018 के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। प्लीज। प्रश्न है, भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 2018 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो इसके पक्ष में है प्लीज हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है प्लीज नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाती है। अब सदन में माननीय कानून मंत्री जी विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं विधेयक का पुनर्स्थापन करता हूँ। प्लीज।
अब सदन में आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 पर विचार किया जाए। जो इसके पक्ष में है प्लीज हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है प्लीज नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अतः प्रस्ताव पास किया जाता है। माननीय कानून मंत्री जी। मैडम स्पीकर, मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ कि आपराधिक कानून को और अधिक विश्वसनीय तथा व्यवहारिक बनाने के लिए इसके मामलों का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। महोदय, हमारे देश में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म व सामूहिक गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वे कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। उन्नाव, कठुआ और बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में होने वाले दुष्कर्म जैसे कांड उनको पल पल सदमे में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पोक्सो अधिनियम की धारा 42 में संशोधन करके उसे आईपीसी की नवीन धाराओं में 376 AB, 376 DA और 376 DB को जोड़ा गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 जो चरित्र के प्रमाण या पूर्व यौन अनुभव के बारे में को भी आईपीसी की नवीन धाराओं में जोड़कर संशोधित किया गया है। इसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट के द्वारा नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के कुल 16,863 मामले सामने आए हैं। एक साल में 2015 से लेकर 2016 तक एक साल में बच्चों के यौन शोषण के मामलों में 82% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही यह भी देखा गया है कि 62% मामलों में दर्ज ही नहीं है और पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से 96% मामलों में जानकार ही लिप्त पाए गए हैं। इन घटनाओं के राज्यवार आंकड़े इस प्रकार है। मध्य प्रदेश में 2467 मामले, महाराष्ट्र में 2296 मामले, उत्तर प्रदेश में 2115 मामले, ओडिशा में 1158 मामले, तमिलनाडु में 1169 मामले और कुल मिलाकर 16,863 मामले नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के सामने आए हैं। इस कड़े कानून का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। अब तक की व्यवस्था में केवल महिलाओं के
होगा। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा पूरा विश्वास है कि सम्माननीय सदस्य मतभेदों को भुलाकर जनभावना को देखते हुए विधेयक का स्वागत करेंगे तथा इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। प्रस्ताव पेश किया है कि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 पर विचार किया जाए। हमारी सोनिया जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि पोक्सो 2012 के अंतर्गत नाबालिगों के साथ बलात्कार के लिए कम से कम 7 वर्ष या आजीवन कारावास, साथ में जुर्माने का दंड दिया जाता है। अध्यादेश पोक्सो को अधिनियम में संशोधन करता है और कहता है कि ऐसे सभी अपराधों के लिए वह दंड लागू होगा जो पोक्सो एक्ट 2012 और भारतीय दंड महिला 1860 के अंतर्गत दिए जाने वाले दंड से अधिक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी तरह से विधेयक का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। कुमारी ज्योति जी। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1993 के अनुसार किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म की जांच 3 महीने में पूरी होनी चाहिए। अध्यादेश जांच खत्म होने की अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने करता है। अध्यादेश के अनुसार दुष्कर्म के मामलों में दंड के फैसले के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई 6 महीने में पूरी होनी चाहिए, जो अति सराहनीय कदम है। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कुमारी अंजलि जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपना संकल्प पेश करते हुए इस विधेयक का समर्थन करती हूँ, लेकिन जिस प्रकार इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया वह इसके खिलाफ है। मैं बलात्कार के मामलों में कड़ी सजा के प्रावधानों का समर्थन करती हूँ। ऐसे मामलों में समयबद्ध सुनवाई, अग्रिम जमानत नहीं देने संबंधी प्रावधान किया गया है, परंतु विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि सुनवाई पूरी करने की अवधि घटना के दिन से शुरू होगी या आरोप पत्र दाखिल करने के दिन से। कुमारी अलीमा जी। अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय जी, आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुसार ऐसे मामलों से निपटने के लिए नई त्वरित अदालतें गठित की जाएंगी और सभी पुलिस थानों एवं अस्पतालों में बलात्कार के मामले की जांच के लिए विशेष फोरेंसिक किट उपलब्ध कराई जाएंगी। IPC साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और यौन अपराध बाल सुरक्षा से पोक्सो अधिनियम को अब संशोधित माना जाएगा। हमने दुनिया भर में देखा है कि सख्त सजा की तुलना में जल्दी न्याय एक निवारण के तौर पर कार्य करता है। महोदय, यह विधेयक हमारे समाज में बच्चियों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। समाज में बच्चियों को ऐसी दुर्दशा से बचाने के लिए यह समय की मांग है। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। कुमारी सोनम जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए पोक्सो कानून के संशोधन में सरकार के फैसले का विरोध करती हूँ। एक ऐसे देश में जहाँ दुष्कर्म की ज्यादातर घटनाएं लगभग 95% मामलों को परिवार के सदस्य अंजाम देते हैं, मौत की सजा का प्रावधान करना आरोपियों की बरी होने की सिर्फ गुंजाइश ही बढ़ाएगा। लगभग इसी तरह के 62% मामले दर्ज ही नहीं करवाए जाते। प्लीज थोड़ा जल्दी। प्लीज 1 मिनट महोदया। सरकार को मौजूदा कानूनों को मजबूत करना चाहिए और जागरूकता भी पैदा करनी चाहिए। माननीय कानून मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं उन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस विधेयक पर अपने रचनात्मक आलोचना की है। मैं उन सभी सुझावों के लिए भी आभारी हूँ जो हमें
मैं मुख्य सुझावों के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। मुझे आशा है कि मैंने सदस्यों के अधिकतर मुद्दों का उत्तर दे दिया है। मैं एक बार फिर अपने सम्मानित साथियों का धन्यवाद देता हूं और इस अधिनियम को लागू करवाने के लिए आप सबका समर्थन चाहता हूं। और मेरी आपसे विनती है कि इस विधेयक को पास किया जाए। धन्यवाद। प्रश्न है आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 पर प्रस्ताव पास किया जाए। जो इसके पक्ष में है प्लीज हाँ कहे। हाँ। जो इसके विपक्ष में है प्लीज नहीं कहे। नहीं। मेरा विचार है कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव पास किया जाता है। अब प्रश्न है कि खंड 3 से 10 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है प्लीज हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है प्लीज नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। अब प्रश्न है कि खंड सत्र अधिनियम तथा विधेयक का शीर्ष अंग बने। जो इसके पक्ष में है प्लीज हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है प्लीज नहीं कहें। नहीं। मेरा विचार है कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। इस विधेयक का तृतीय वाचन 20 अगस्त 2018 को होगा। आज की सदन की कार्रवाई यहीं पर स्थगित की जाती है। आज दिनांक 20 अगस्त 2018 की सदन की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा करती हूँ। आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 का दूसरा वाचन 10 अगस्त को हो चुका है। इसका तृतीय वाचन शुरू किया जाए। माननीय कानून मंत्री जी। मैडम स्पीकर, मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि आपराधिक कानून संशोधन 2018 पारित किया जाए। प्लीज। प्रश्न है आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 को पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है प्लीज हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है प्लीज नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। विधेयक को पारित किया जाता है। महासचिव जी, इस विधेयक को ऊपरी सदन में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दें। जी मैडम। आज की सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है।